Good evening. Good evening, Navish. Okay, so let's start up the session 2 for the error analysis. एक quick short review देखेंगे कल के सेशन का कि errors क्या है, और of course हमने डिस्कस ऑन किया ही था कि errors measurement की errors है, कोई mistakes तो है नहीं, और हमने उनको क्लासीफाई भी कर लिया था क्लैरिटी से कि किस टाइप्स के एरर्स को हमने स्टडी करना है। हमारा लर्निंग टारगेट आज का जो है वो बहुत सिंपलिस्टिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर्स को स्टडी करना है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स को स्टडी करना है, दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के हिसाब से हमारे एरर्स फिजिकल फॉर्मूले के थ्रू एड अप होते हैं, वो आइडिया हमारा आज का रहेगा। और उस लाइन का मतलब आज सामने आएगा जब हमने बोला था कि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। तो कल जो हमने सेशन लिया था उसके अंदर डिस्कस ऑन किया था कि एरर्स जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं जो हमें एनालाइज करने होते हैं, एंड दीज आर सिस्टमैटिक एरर्स एज वेल एज द रैंडम एरर्स। उसमें जो सिस्टमैटिक एरर्स उस फॉर्म के एरर्स थे जिसमें हमें कॉज ऑफ अकरेंस पहले से पता थी, उस कॉज ऑफ अकरेंस को भी हमने क्लासिफाई करके रख लिया कि इंस्ट्रूमेंट्स की माल फंक्शनिंग पुराने होने की वजह से जो एरर्स आ रहे हैं, या नेचुरल कॉजेस की वजह से टेम्परेचर वेरिएंस या प्रेशर वेरिएंस, ह्यूमिडिटी वेरिएंस उनकी वजह से आ रहे हैं, या फिर कुछ हमारे थ्योरेटिकल एरर्स हैं। तो ये सारे आपके नोन कॉज एरर्स हैं जिनको आप सिस्टमैटिकली सिस्टम से एलिमिनेट कर सकते हो बाय अप्लाइंग सुटेबल करेक्शन। लेकिन रैंडम एरर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें कॉज ऑफ अकरेंस पता ही नहीं होता, तो वो कंप्लीटली एलिमिनेट कभी नहीं हो सकते, लेकिन हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और वही तरीका हमने सीखना शुरू करा कि हम उसको किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे। हमने रूट कॉज समझने की कोशिश करी तो समझ में आया कि जो सिस्टमैटिक एरर होता है उसके अंदर एक शिफ्टिंग होती है, सेंट्रल शिफ्टिंग हो जाती है, और रैंडम एरर्स में क्या होता है, वेरिएबिलिटी इफेक्ट होता है। ये हमें मोटा मोटा समझ में आया। उसके लिए हमें ग्राफिकल वेरिएशंस के थ्रू भी बात को समझा कि जितना ये ग्राफ नैरो डाउन होगा उतना रैंडम एरर कम है, और जितना ग्राफ ब्रॉडन होता जाएगा इसका मतलब स्कैटरिंग वेरिएबिलिटी इफेक्ट क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो हमें मतलब हमारा ये फोकस रहेगा कि हम किस तरीके से वेरिएबिलिटी इफेक्ट को कम करें, और उसके लिए हमें लार्ज कलेक्शन और डेटा की जरूरत पड़ती है। और इस आइडिया में हमने तीन चीजों को इंट्रोड्यूस करा। वन इज योर प्रिसीजन, सेकंड इज एक्यूरेसी, एंड थर्ड वाज अ बायस। तो प्रिसीजन का मतलब था कि आपस में जो रीडिंग्स हैं, डेटा जो है, कलेक्टेड डेटा जो है वो कितना क्लोज है, उससे प्रिसीजन आ रहा था। और जो डेटा है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, उससे एक्यूरेसी डिसाइड हो रही थी। अब हम चाहते हैं कि हाईली प्रिसाइज, हाईली एक्यूरेट डेटा हो, तो पहला स्टेप हमारा उसके अंदर क्या होता है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन मतलब आता है इंस्ट्रूमेंट की बिहेवियर से। मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर आपका अच्छा है तो उससे आपको प्रिसीजन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वही करेंगे कि अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उससे हमारा प्रिसीजन सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा। और फिर हमें पता होगा कि जो प्रिसीजन है उससे हमारी रीडिंग्स बायस हो गई है। बायस का मतलब है कि जो ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा सा डिविएशन है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उस डिविएशन को किस तरीके से कम करें, और उसके लिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यही जो डिविएशन है उसी को हमने बायस बोला हुआ है, और वो किधर भी हो सकता है। मतलब दैट बायस कुड हैव बीन ऑन अदर साइड आल्सो। यहाँ भी आपका स्कैटर्ड डेटा हो सकता था, मतलब ट्रू वैल्यू के प्लस माइनस पे ये आपके बायस डेटा हो सकता है। उसी के लिए हमने सिस्टमैटिकली एनालाइज करना शुरू करा, और फाइनली हमने प्रोसेस फ्लो के थ्रू कुछ टर्म्स को इवैल्यूएट करा, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड देन रिलेटिव एरर, एंड देन परसेंटेज एरर। और उसका हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व ऑन करा। हमारा फाइनली जो अप्रोच थी कि हम ट्रूनेस की तरफ चले, मतलब हमारी रीडिंग्स हाईली प्रिसाइज और हाईली एक्यूरेट होनी चाहिए। अब हाई एक्यूरेसी का मतलब हमने ये समझा कि हमारा एरर जो है, परसेंटेज एरर जितना कम हो जाएगा हम बोलेंगे कि भाई हमें हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन मिल गया, और वो 1% का दायरा हमने तय करा। और अगर वो 5% है तो हम बोलेंगे कि ठीक है, एरर स्मॉल है, लेकिन 5% की बियॉन्ड एनीथिंग इज सपोज टू बी एंटरिंग इनटू द ग्रॉस एरर्स कैटेगरी। मतलब वहां पे आपने कुछ केयरलेसनेस करी हुई है, क्योंकि इतनी डेटा एनालिसिस के बाद भी अगर एरर आपका 5% के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग ब्लंडर्स और ग्रॉस एरर्स व्हिच आर गोइंग ऑन। आपको पहले उनको रिड्यूस करना चाहिए, फिर वापस से डेटा एनालिसिस करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट द अप्रोच ऑफ अस, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू कैलकुलेशन पार्ट। हम बोलेंगे कैलकुलेशन का मतलब क्या है। देखो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि सभी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं। मतलब इनडेफिनेट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। हम किस किस को मेजर करेंगे, किस किस के लिए हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हमने एक तरीका निकाला, और वो तरीका क्या है कि कुछ क्वांटिटीज को आप मेजर करो और बाकियों को
आप रिलेट कर लो। यही तरीका हमने डायमेंशनल एनालिसिस में सीखा कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करा जाता है और उससे काइंड ऑफ एक फिजिकल फॉर्मूला बन जाता है। बाकी आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या करोगे, उस फिजिकल फॉर्मूले को स्टैंप इन करोगे कि भी उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या है, ये सारी बातें आप सीखोगे। सो बेसिक आइडिया क्या है कि मेजरमेंट हर एक क्वांटिटी की पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो बहुत जरूरी क्वांटिटीज होती हैं या जिनके डिवाइसेस हम बना चुके हैं, उन क्वांटिटीज को मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको चार्ज फ्लो मेजर करना है। क्या मेजर करना है? चार्ज फ्लो। अब चार्ज को मेजर करने के लिए डायरेक्टली आपके पास डिवाइस नहीं, तो आप क्या करोगे, उसका एक फिजिकल फॉर्मूला तलाशोगे। तो आपको पता चला चार्ज इज सपोज टू बी करंट इनटू टाइम। तो आपने क्या करा, एमीटर के थ्रू करंट को मेजर करा और आपने टाइम क्लॉक के थ्रू मेजर करा और फिर उनको मल्टीप्लाई करके अपने चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करा। तो बात क्या समझ में आई कि हमारी जो मेजरेबल क्वांटिटी थी वो क्या थी, करंट एंड टाइम, और आपकी जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है वो क्या है, दैट इज सपोज टू बी योर चार्ज। ऐसा हमने बहुत सारी चीजों में करा। जैसे हमने वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करा, एमीटर से करंट को मेजर करा, और फिर हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करा। दैट इज अ रेजिस्टेंस इज सपोज टू बी इक्वल टू V अपॉन I। वो अलग बात है, हमारे पास रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी डिवाइस होती है, बट यू कैन स्टिल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस थ्रू दिस पर्टिकुलर फॉर्म। सो अब हो क्या रहा है, जब मैंने पहले एग्जांपल दिया दैट इज चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो इसके अंदर हमने जब चार्ज को कैलकुलेट करा तो हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करा, मल्टीप्लाई करंट इनटू टाइम। और जब मैंने कैलकुलेट करा रेजिस्टेंस को, दैट्स वोल्टेज अपॉन करंट, तो मैंने मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करा, दैट वाज सपोज्ड टू बी डिवीजन। तो अब जब आप इन मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज करते हो तो एरर्स जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उस आइडिया को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एंड दिस इज आल्सो बेस्ड अपॉन द आइडिया जो कि हमने कल पढ़ा था कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर डिस्कस करेंगे, है ना। कौन सा एरर डिस्कस करेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मतलब कि आपका कलर जो है right. So this is based upon the calculation of the maximum possible error। मतलब एरर उससे कम आ सकता है पर हम मैक्सिमम रेंज इसके अंदर बता के देंगे और हर एक ऑपरेटर के थ्रू। तो सबसे पहले टर्म्स को डिफाइन करते हैं। लेट्स से वी हैव A as a term and B as a term, and both these terms are supposed to be measured. So these are measured physical quantities और दोनों में एरर होगा। So let's say we have delta A and delta B as an absolute error in the measurement of A and B. And now we have a quantity X जो हमें कैलकुलेट करनी है by the combination of them, इन दोनों के थ्रू। अब वो कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास तरीके हैं। तो फर्स्ट मेथड इज द एडिशन। इसका मतलब हम A और B को रिलेट कैसे कर रहे हैं, दैट X is supposed to be equal to A plus B। One of the formula suggestion is resistance in series। मतलब दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 और उनको सीरीज में लगाओगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो वहां पर एक एग्जांपल है कि आप एरर इन एडिशन को यूज करेंगे। अब जो X है वो आपकी कैलकुलेटेबल क्वांटिटी, उसको हमने कभी मेजर नहीं करा। सो व्हाट इज X? इट्स अ कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है, दैट द एरर इन कैलकुलेटेड क्वांटिटी will be always more in comparison with the error in the measured quantities। दोबारा से, the error in calculated quantities is always more as in measured quantities। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हमारी एरर एनालिसिस काइंड ऑफ टिकी हुई है। क्योंकि हम जब किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो हम बहुत प्रिसीजन के साथ और बहुत एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर रहे हैं, तो वो सब तो कैलकुलेशन में आ ही नहीं रहा। व्हिच मींस कि कैलकुलेटेड क्वांटिटी कभी भी उतनी प्रिसाइज और कभी भी उतनी एक्यूरेट नहीं होगी जितनी आपकी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है।
अब इस प्रिंसिपल को लेके हमने इस आइडिया को डेवलप करा, तो जाहिर सी बात है कि जो एरर इन एक्स आएगा वो डेफिनेटली एरर इन ए और एरर इन बी से ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, जो एक्स है वो ज्यादा लेस प्रेसाइज है और लेस एक्यूरेट है, इसका मतलब उसका एरर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एंड दैट एक्चुअली फॉर्म्स द बेसिक of the combination of errors and also the language जो कि हमने इंट्रोड्यूस करी थी, that errors are additive in nature। तो अब इसका मतलब जो है अब थोड़ा यूज ऑन होना शुरू हो जाएगा कि हम इस कॉन्सेप्ट के साथ में इसको क्लब ऑन कर लें कि भाई जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसका एरर ज्यादा आएगा, तो वो कैसे आ रहा है एरर, थ्रू ए एंड बी आ रहा है। मतलब ए को मेजर करा उसमें एरर था, बी को मेजर करा उसमें एरर था, तो एक्स में जो एरर है उन दोनों का कंबाइन करके आएगा। तो ये आइडिया है। तो हमने क्या करा, इसका एरर इक्वेशन लिख ली, एंड दैट एरर इक्वेशन इज सपोज्ड टू बी एज इक्वल टू x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x एंड इक्वल टू a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a एंड प्लस b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। इसको हम क्या बोलते हैं, एरर इक्वेशन। और फिर अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ से आपको एरर मिल जाता है, दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू, प्लस माइनस लिख रहे हैं ऑफ कोर्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा y। दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ, दैट्स हाउ द एरर इज गोइंग टू बी। मतलब इक्वेशन आपकी क्या है, x इक्वल टू a प्लस b, वो एक फिजिकल फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू r1 प्लस r2 हो गया। पर R1 में कितना एरर था, मान लेते हैं डेल्टा ए, R2 में कितना एरर था, मान लेते हैं डेल्टा बी। तो इसका मतलब अगर आप मान लो कि अगर आप रेजिस्टेंस इन सीरीज को कभी मेजर करते हैं तो उसका एरर आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो हमने एरर प्रेडिक्ट कर लिया विदाउट कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। तो वो एरर कैसे आ रहा है, जैसे एडिशन ऑफ द एरर्स ऑफ ए एंड बी। और ये कौन से एरर्स हैं, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स। मतलब अभी तक हमने किस एरर्स को टच करा, एब्सोल्यूट एरर्स। और यही डिस्कशन अगर हम डिफरेंस में ले आए, मतलब एरर इन द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज में चेक करें, तो फिर एक्स एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए माइनस ऑफ बी, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इट। और अगर आप इसकी एरर इक्वेशन लिखते हो, सो दैट इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स एज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड माइनस ऑफ बी प्लस माइनस डेल्टा। अगर आप इसको भी रिड्यूस करते हो, so still you get the same on relation, that is delta x as equal to delta a plus delta b। the reason because we are calculating the maximum possible error। हाँ, इसके अंदर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी वाला एरर भी आ सकता है, पर वो मैक्सिमम तो नहीं हुआ। और फिर वो हमारी स्टेटमेंट को भी एक्चुअली ट्रिब्यूट नहीं है। हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर आप डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी लिखते हो तो इसका मतलब डेल्टा एक्स जो एरर है वो तो डेल्टा ए से कम हो गया, वो तो गलत हो गई बात। क्योंकि हमने क्या बोला कि जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसमें जो एरर आना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी मोर इन कंपैरिजन विद द मेजर्ड क्वांटिटीज। एंड देयरफॉर यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो कैसे आएगा, एडिशन से ही आ रहा है। And it also complements this idea that the errors are going to be additive in nature, which means चाहे आप mathematical operator plus यूज कर रहे हो, चाहे आप mathematical operator minus यूज कर रहे हो, errors दोनों में कैसे आ रहा है, as a addition of the mean absolute errors। मतलब अगर A में error 1% है, B में error 2% है, तो जो X में error है वो 3% आएगा। चाहे आपने दोनों को ऐड कर रखा है, चाहे आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रखा है, जो रिजल्ट है वो आपका ऐड ऑन करके ही आने वाला है। और ये दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, एरर्स एडिटिव हुई है, और दूसरा कैलकुलेटेड क्वांटिटीज में एरर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास रीजनिंग मिल गई है, क्योंकि कोई पूछ सकता था मुझसे कि व्हाई नॉट सर यू आर यूजिंग कि डेल्टा एक्स को डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी क्यों नहीं लिख रहे हो। मैंने कहा हो सकता है कि उतना एरर आए, हो सकता है, लेकिन हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हो सकता है कि किसी ने बहुत अच्छे प्रिकॉशंस लिए, डेटा एनालिसिस बहुत अच्छी करी, और ऐसा करने से उसका एरर रिड्यूस हो गया और कम वैल्यू का आ रहा है। लेकिन हम तो क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल डिविएशन कितनी पॉसिबल है वो कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो जब तक मैक्सिमम पॉसिबल एरर की लैंग्वेज आती है तब तक हमें क्या यूज करना है, दैट इज मैक्सिमम एरर। और वो हमेशा कैसे आएगा, ऐड करके आएगा, माइनस करके तो आएगा। सो दैट्स आवर आइडिया फॉर द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। और दोनों में हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन यूज होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। This is only for the case of the addition and the subtraction, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल्स डिफरेंट हो जाएंगे। अभी तक हमारा जो आइडिया है वो किस पे, एब्सोल्यूट एरर्स पे। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट एरर्स। और इन फैक्ट अगर हम पूरा लिखें तो दीज आर सपोज्ड टू बी द मीन एब्सोल्यूट एरर्स। मीन एब्सोल्यूट एरर्स जो कि हमने कल के लेक्चर में निकाले थे प्रॉपर्ली डेटा एनालिसिस के थ्रू।
तो अब फिजिकल फॉर्मूले में देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो सकता है, तो अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो फिर एरर किस तरीके से कंबाइन करेगा, तो उसके ऊपर भी फोकस ऑन करता है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट आल्सो। तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, v इक्वल टू आई इनटू आर, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बड़े सारे फॉर्म जिसके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो किस तरीके से रिलेट करें, दैट x इज सपोज टू बी इक्वल टू a इनटू b, इस तरीके से। और अगर आप इसकी एरर इक्वेशन लिखते हो, सो दैट शुड बी x प्लस माइनस डेल्टा x एज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आप उसको रिड्यूस करके उसको सॉल्व इन कर सकते हो आफ्टर रिड्यूसिंग दिस। मतलब यहाँ से अगर आप x निकालोगे, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। यहाँ से a बाहर निकालोगे, विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। और यहाँ से b हम बाहर निकालेंगे, विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। और दोनों साइड पे आपका x इक्वल टू ए बी कैंसल आउट हो जाएगा। फर्दर रिडक्शन के बाद में दिस एक्सप्रेशन टर्न्स आउट टू बी डेल्टा x अपॉन x एज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a एंड प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो इस बार जो एरर रिडक्शन आ रही है, जो डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b से, ये आपके मीन एब्सोल्यूट एरर्स नहीं है। ये किस फॉर्म के एरर्स हैं? दीज आर रिलेटिव एरर्स। किस तरीके के हैं? रिलेटिव एरर्स। मतलब डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a, ये फॉर्म आपको फील हो रहा है। किस कैसा है? x मतलब ट्रू वैल्यू हो गई, और सर एक डेल्टा बार x दोबारा का बताना। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। a क्या होगी? ट्रू वैल्यू होगी, और डेल्टा a उसका क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो एरर्स है, दे आर सपोज टू बी इन द फॉर्म ऑफ द रिलेटिव एरर्स। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो एरर्स किस फॉर्म में आ रहे थे? एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर्स। और यहाँ पे जो एरर्स है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर की फॉर्म में आ रहे हैं। ये हमारा डिफरेंस इन अप्रोच आ गया। और अगर हम ऐसा बोले, हाउ डू वी कैलकुलेट अ एरर इन x, दैट इज एडिशन ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन a एंड b। तो ये a का फ्रैक्शनल एरर, ये b का फ्रैक्शनल एरर, और हमने दोनों को ऐड ऑन कर दिया। और ऐड ऑन क्यों करा? वो रीजन सेम, कि भाई एरर्स ज्यादा आने चाहिए कैलकुलेटेड क्वांटिटी। तो एक तरीके से a का परसेंटेज एरर आप निकालो, b का परसेंटेज एरर निकालो, तो x का जो परसेंटेज एरर है वो ज्यादा है। मतलब वो a से कम नहीं आ सकता, वो b से कम नहीं आ सकता, वो a और b से ज्यादा आएगा। तो तभी पॉसिबल है जब आप इनको ऐड करो। माइनस करोगे तो एरर कम हो जाएगा। और हम तो क्या कैलकुलेट करें? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एंड देयरफॉर द साइन इन बिटवीन देम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब फिर से एक बात सामने आई कि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। मतलब हम क्या कर रहे हैं? एरर्स को हमेशा ऐड कर रहे हैं, चाहे आप एडिशन यूज कर रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एरर्स तो ऐड ही हो रहे हैं, पर एरर का फॉर्म बदल गया। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर का फॉर्म क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर। और अभी जो एरर का फॉर्म है वो क्या हो गया? रिलेटिव एरर। लेकिन ऐड ही हुए हैं, पहले भी ऐड ही हो रहे थे और अभी भी ऐड ही हो रहे हैं। और यही अगर आप डिविजन में भी चेक ऑन करोगे तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। मतलब इफ यू आर इवन यूजिंग दिस एज x इक्वल टू a अपॉन b, इसका मतलब तो एक ही होता है ना कि आप a को 1 अपॉन b से मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब आइडिया तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहां से भी जो रिजल्ट है, दैट इज येट अगेन गोइंग टू बी द सेम, दैट इज डेल्टा x अपॉन x एज डेल्टा a अपॉन a एंड प्लस डेल्टा b अपॉन b। आप सोचोगे कि सर देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज a इंटू बी पावर -1, ऐसे लिख लेंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते हैं, पर जब आप फाइनल आंसर डिलीवर कर रहे हो तो बेसिक्स तो सेम है ना, कि एरर आपको कैसे आना है? ऐड ऑन हो गया। एंड देयरफॉर इन ऑल द 4 केसेस, चारों केसेस में एक ही बात कॉमन निकली कि एरर्स आपके क्या हो रहे हैं? ऐड ऑन करके आ रहे हैं, चारों ही केसेस में। दोबारा से, पहले दोनों केसेस में फॉर्म डिफरेंट था। पहले दोनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन में किन एरर्स को ऐड करा गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। और अभी के जो दोनों केसेस हैं, प्रोडक्ट और डिवीजन में, इनमें एरर कैसे ऐड करा गया? रिलेटिव एरर्स को ऐड करा गया। ये डिफरेंस जरूर आ गया है, लेकिन अगर पूरे कंडीशंस को देखो तो एरर्स कैसे आ रहे हैं? ऐड ऑन होके ही आ रहे हैं। राइट, सो दैट इज आवर आइडिया ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द एरर्स इन द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर। चारों अप्रोचेस आपके सामने यहाँ पे यूज हो गए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रुप हो गए। एडिशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक तरीके से, और प्रोडक्ट एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन एक तरीके से। वहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर और यहाँ पे रिलेटिव एरर्स। राइट, तो ये हमारे दो मेजर आइडियाज हैं। कॉमन चीज समझा रही है, एरर्स आर एडिटिव इन नेचर।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ पूछ रहा था दक्ष भाई? नहीं सर, मैं नहीं पूछ रहा था। तो कोई और पूछ रहा? सर मैं था। हाँ, क्या पूछ रहा था भाई? सर क्लियर हो गया, आपने बाद में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ओके। चलो, द फिफ्थ काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज सपोज टू बी द पावर्स। पावर्स बहुत जगह आ सकती हैं, जैसे डायमेंशंस हमने पढ़ी है, तो डायमेंशन तो पूरा का पूरा आर्टिकल ही पावर्स का। सो यू कैन हैव वेरियस फॉर्मूला जिसके अंदर पावर्स आती हैं। जैसे हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब जो फोर्स यूज होती है सर्कुलर मोशन में, तो उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। यहाँ पर एक पावर है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t = 2π√L/g, तो मतलब L और G की पावर हाफ है, राइट। तो मतलब बहुत जगह इस तरीके के फॉर्मूले, 10th में फॉर्मूला पड़ा हुआ है हीट का, दैट इज I²R×T, इस तरीके का हमने रिजल्ट यूज करा हुआ है। तो अब इस पावर बिहेवियर में किस तरीके से एरर प्रोपेगेट करता है, ये आपका फाइनल कॉम्बिनेशन का आर्टिकल होता है। सो दैट्स अ फिफ्थ एंड द फाइनल आर्टिकल, दैट्स अ एरर्स इन द क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। अभी इजी अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके की इजी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने मान लो हीट को लिखा एज इक्वल टू I²R×T, और हमने इसको ब्रेक करके लिखा एज I/R/T। तो एक तरीके से अगर हमने डायमेंशंस के हिसाब से कोई पूछे तो हम बोलेंगे हीट ना तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक करंट पे, एक रेजिस्टेंस पे, और एक टाइम। अब आपको तीनों को मेजर करना है, और अगर आपने वो मेजर कर लिया तो उसके थ्रू आप हीट के एरर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन इसके अंदर यार करंट तो 2 बार आ रहा है। अगर करंट 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब उसका इसके अंदर रोल ज्यादा होगा, लॉजिकल बात है। अब अगर वो I³ होता तो भाई करंट तो भाई 3 गुना मतलब वहां पे यूज हो रहा है। दैट्स एन आइडिया। मतलब जितनी सिंप्लिसिटी से हम इस पर्टिकुलर बात को बोल सकते हैं, उतनी सिंप्लिसिटी से यहाँ पे लॉजिकल बिहेवियर भी है कि एक तरीके से करंट की वैल्यूएशन यहाँ पे डबल है, क्योंकि 2 बार यूज हो। तो हेंस जो एरर है वो भी तो 2 बार आएगा ना, है ना। मतलब अगर अब ये फॉर्मूला सिंपल आपका F = m×a की तरह बिहेव करता तो इसका मतलब m की पावर a 1 है और a की पावर 1 है, तो दोनों एक एक बार आ रहे हैं। इसका मतलब एक तरीके से अगर मास में एरर है तो भाई एक ही बार अपीयर हो रहा है, पर अगर वो मास स्क्वायर हो जाता है तो इसका मतलब भाई उसका एरर जो है वो 2 बार अपीयर हो रहा है। सो हाउ मेनी टाइम्स द पावर इज, that many times the error of that quantity appears in the calculation। और इस बेसिक लॉजिक के ऊपर आपका ये आइडिया डिफाइन। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना शुरू करूं तो सबसे पहले देखो ये प्रोडक्ट या डिवीजन के केसेस आ रहे हैं, तो ये अभी तो प्रोडक्ट का ही केस है। तो अगर मैं प्रोडक्ट के तरीके से लिखता, so it would have been ΔH/H as ΔI/I plus ΔI/I and plus ΔR/R and plus ΔT/T, ये बन जाता, क्योंकि एक तरीके से 4 क्वांटिटीज दिख रही है वहां पे मुझे, तो ये रिजल्ट बन जाता। लेकिन फिर किसी ने मुझे बोला कि सर ये कैसे लिख रहे हो, ये तो एक ही बात है ना, तो आप उसको डबल करके लिख लो। तो मैंने कहा ये भी सही है, तो मैंने उसको डबल करके लिख लिया। मैंने तो ऐसे लिखा ना जैसे लेमैन लिखे कि भाई देखो हर एक क्वांटिटी का एरर लिखो, मुझे बोला कि हर एक का लिखो, तो मैंने हर एक का लिख दिया। लेकिन फिर बाद में देखा यार ये तो ग्रुप ऑन हो रहे हैं, तो फिर मुझे ध्यान आया अच्छा ये ग्रुप ऑन इसलिए हो रहा था क्योंकि आई की पावर कितनी थी, 2 थी। अब जैसे ही मुझे ये बात समझ में आ गई तो मुझे आइडिया ऑफ द पावर समझ में आ गया। And so next time when I got the question as F = m×v²/r, और मुझे बोला अब इसका आप एरर लिखो, तो मैंने लिखना शुरू करा। So it should be ΔF/F as equal to ΔM/m प्लस ऑफ, अब मैंने v को चेक करा यार, v की पावर तो 2 है, इसका मतलब वो 2 टाइम्स अपीयर होगा, सो ट्वाइस ऑफ ΔV/V होगा। एंड द थर्ड चेक, ये जो r है इसकी पावर 1 है, तो मेरे को ऐसा हो सकता था कि मैं गलती से माइनस लिख देता कि भाई सर इसको ना मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगा, पर मुझे याद आया सर ने बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है और एरर्स को एडिटिव इन नेचर लेके चलना है, तो इसलिए मेरा प्लस ही आएगा। तो एक तरीके का सेल्फ चेक हो गया कि कभी भी एक्सप्रेशंस में माइनस नहीं आने वाला है ना, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेजेस मैक्सिमम पॉसिबल एरर के ऊपर जा रही है, मैक्सिमम डिविएशन पे जा रही है, तब तक हमेशा एरर्स एडिटिव ही बिहेव करेंगे। So that is plus of ΔR/R and that is my relation over, right? तो ये बात हमने पहले से क्लैरिफाई कर ली कि चाहे वो डिवीजन होता चाहे वो मल्टीप्लिकेशन होता, दोनों में एरर्स आपके रिलेटिव फॉर्म में आ रहे थे, और हमने एक्स्ट्रा के ऐड ऑन कर लिया कि जिसकी भी जितनी पावर है उतने टाइम्स वो एरर्स को कंट्रीब्यूट करेगा। सो दैट्स इट। अब इसको क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको तंग करने की कोशिश करेगा
कि टेस्ट करेगा बेसिकली, कि बोलेगा ऐसे अजीबोगरीब कि x इज इक्वल टू a स्क्वायर b4 एंड रूट c एंड d ऐसे लिख दिया। अब बोला x का एरर लिखो, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आराम से लिख सकते हैं। दैट एरर इन x विल बी इक्वल टू a कितने बार अपीयर हो रहा है, 2 बार, सो ट्वाइस ऑफ द एरर इन a। b कितने बार अपीयर हो रहा है, 4 बार, सो 4 टाइम्स ऑफ एरर इन b। c कितनी बार अपीयर हो रहा है, हाफ टाइम्स, क्योंकि c की पावर कितनी है, हाफ, रूट है ना, सो दैट इज हाफ ऑफ डेल्टा c अपॉन c, और d की पावर कितनी है, 1, सो वो एक ही बार अपीयर हो रहा है, सो प्लस 1 into डेल्टा d अपॉन d, दैट इज एज सिंपलिस्टिक एज इट कैन बी। एंड प्लस तो हमेशा रहना है, वो बातें हमने पहले से डिस्कस ऑन कर ली, 3 बातें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, एंड तीसरा कि जो कैलकुलेटेड क्वांटिटीज होती है उसके अंदर एरर हमेशा आपका मेजर्ड क्वांटिटी से ज्यादा आना चाहिए। उसके पीछे का रीजन है कि आप हमेशा ही तो मतलब आपके दिमाग में बैठ ही गया कि हमेशा प्लस यूज करना, तो गलती का स्कोप ही नहीं। गलती का स्कोप तो तब आता जब किसी के अंदर प्लस होता, किसी के अंदर माइनस आता, तो फिर हमें फॉर्मूले याद करने की कुछ बातें होती कि भाई देखो यार केयरफुली इसमें ना प्लस आएगा, केयरफुली इसमें ना माइनस आएगा, पर वैसा तो हो ही नहीं। रीजन बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम डिविएशन, मैक्सिमम बायस, एंड देयरफॉर the errors are simplistic to analyze। बस ध्यान आपने क्या रखना है कि अगर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है तो आपका सिंपल मीन एब्सोल्यूट एरर है, बाकी तीनों केसेस में आपके रिलेटिव एरर्स हैं। बाकी कॉमन बिहेवियर सभी में एरर्स ऐड होके ही आ रहे हैं। और रिलेटिव एरर्स के क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज एरर बस एक स्टेप दूर है, मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका परसेंटेज एरर आ जाए, है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिलते भी है ना, वो आपके यहीं से मिलते हैं, पावर से, डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन से। एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कम आते हैं। एक दो टिपिकल केसेस हैं जहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तो आपको यहीं से मिलेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर्स, मतलब रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर्स के ही क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। ये बात हमने कल भी बोली थी, यही बात आज भी बोल रहे हैं। तो हमें बेसिकली फॉर्मूले सारे मिल गए, एक बार इन सारों को एक साथ लिस्ट ऑन कर लेते हैं। सो सबको लिस्ट ऑन करें तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट है। ये कब कब यूज होगा, अगर आपका a और b में रिलेशन a प्लस बी है या a माइनस बी है, दोनों में यूज हो जाएगा। और नेक्स्ट रिलेशन हमारा है डेल्टा x अपॉन x एज डेल्टा a अपॉन a एंड प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये कब कब यूज होगा, जब x आपका या तो a b है या x इक्वल टू आपका a अपॉन b है। And finally, if suppose x becomes a power n upon b power m, something like that. In that condition, the error behavior is delta x upon x is n times the error in a and m times the error in b. So that is my relation. तो ये मेरा मोटा मोटा आइडिया बन गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication, division, and finally the errors due to the dimensions or the powers of the physical quantities। तो कहीं ना कहीं पावर से तो डायमेंशन की झलक आ ही जाती है, सो फिर कहीं ना कहीं वो आर्टिकल लिंक अप हो जाता है ना, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज के अपने डायमेंशंस होती है उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, ये हमें जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी। कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत मतलब हमें केयरफुली देखना पड़ता है, पर बाकी मतलब क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी है ही नहीं। वो कैलकुलेशंस हो सकती हैं जो आपको डिफिकल्ट फील हो, पर कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट हो जाए यहाँ से, वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस यू डोंट नो द फॉर्मूला। और अगर फॉर्मूला नहीं आता तो डायमेंशंस आपकी हेल्प करेगा, है ना, तो रिलेशंस बनाने में, या फिर क्वेश्चन ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दे देगा वहां। तो इसका मतलब डिफिकल्टी मोड मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आने वाला है। सो जंप ऑन करते हैं, पहले थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इट सेज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी सब्जेक्टेड टू रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर्स। वो तो हमने देखा ही हुआ। रैंडम एरर्स का मतलब मैं याद दिला दूं, वेरिएबिलिटी इफेक्ट होता है, और सिस्टमैटिक एरर्स का मतलब शिफ्ट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन बाय रीडिंग द ऑप्शंस, व्हिच शुड बी अकॉर्डिंग टू यू सही होना चाहिए। ट्राई। सर ए पार्ट। A part and any other part? So D. The D part. डी। मतलब A C D। Sir, अच्छा A A and तो D. सही, A A and D। and B.
ए एंड डी। अच्छा ये तो ठीक है। ए तो सही लग रहा है ना। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द सेवरल मेजरमेंट। मतलब आप एक एक एक्सपेरिमेंट को 10-10 बार, 100-100 बार, 500-500 बार करोगे तो एरर उतने परसेंटेज टाइम्स कम हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। रैंडम एरर्स आर ऑलवेज कॉज्ड बाय द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट। ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हम कॉज तो बता ही नहीं सकते हैं, तो कॉज का डिस्कशन ही आते ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। सी, सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस बाय एडजस्टिंग द apparatus। तो कैन नॉट बी रिड्यूस कह रहा है, कैन बी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंटेशन एरर को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अपना apparatus सही कर लें। तो कैन नॉट बी रिड्यूस तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, कैन नॉट भी बोला उसने, कैन भी बोलता तो सही होता। सिस्टमैटिक एरर रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट रीडिंग ईच टाइम द मेजरमेंट इज सपोज टू बी टेकन। अब ये मतलब जरूरी नहीं है, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब अगर हम जीरो एरर की बात करते हैं, किसकी जीरो एरर की बात करते हैं, तो फिर ये अनट्रू हो जाएगा। अनट्रू क्यों हो जाएगा? रीजन बिकॉज जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे पर्टिकुलर स्केल है और स्केल में जो मार्किंग है वो जीरो से है, नेचुरल सी बात है, जीरो से मार्किंग हो। अब किसी कारणवश क्या हुआ कि भाई जो पहली रीडिंग है वो मिट गई, मतलब आपने ज्यादा यूज कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, तो आपने रीडिंग क्या करी, शुरू ही आगे से करी। आपके लिए ये वाला जीरो हो गया, जबकि एक्चुअली में ये रियल जीरो था, है ना, पर वो तो दिख ही नहीं रहा था। तो आपने क्या करा, आपने इसको जीरो मान लिया और इसको जीरो मान के आगे आपने रीडिंग्स लेनी शुरू। अब आपकी कोई मेजरमेंट आई, मतलब आपने उसको काउंट करा डिविजन्स को, तो ये आपकी 9th डिवीजन है, तो आपने बोला मान लो ये मिलीमीटर का स्केल है, तो आपने बोला मेरी लेंथ जो है वो 9 मिलीमीटर है, पर एक्चुअली में 9 मिलीमीटर थोड़ी है, एक्चुअली में तो 10 मिलीमीटर है, क्योंकि 1 मिलीमीटर तो मेजर ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपने जीरो तो आगे से ले लिया था। इसका मतलब आपका एरर आ गया, कितना, 1 मिलीमीटर का एरर आ गया। अब आप इसने उसको पहचान लिया तो बाद में 1 मिलीमीटर ऐड कर लो। अब मान लो कोई और लेंथ आपने इससे मेजर करी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये आपने मेजर करी 18 mm आ गई, पर 18 mm उसकी ट्रू वैल्यू थोड़ी है, उसमें तो एरर है। कितना एरर है? 1 mm का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 19 mm। तो जो एरर पोर्शन है वो तो कांस्टेंट ही, अब बार बार रीडिंग चेंज करे, लेकिन जो एरर पार्ट है वो तो उतना ही है ना, 1 mm ही है। इसका मतलब सिस्टमैटिक एरर हमेशा डिफरेंट रीडिंग देगा, ये कोई जरूरी नहीं, और इस वजह से जो डी पार्ट है दैट गोज रॉन्ग। It might give you in some cases different results, but in most of the cases it is behaving like a constant error, right? So systematic error can behave as a constant error, and that constant error is उसका कोई example चाहिए था तो वो हमने दे दिया, that is supposed to be your zero error in the measurement. So answer एक ही part बना, that is supposed to be a part. तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, ओके, मूव ऑन। So the next question over there, it says 4 students each made a series of measurements of the acceleration of the free fall g, and the table में उनके results आपके सामने given। अब देखो, अपने को सबसे पहले g की ट्रू वैल्यू पता है ना, हमें ऐसा नहीं है कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हमें पता हो, हमें ट्रू वैल्यू पहले से पता है, कितनी होती है, 9.81, ये हमें पहले से पता। सो द ट्रू वैल्यू फॉर द g यहाँ लिख देता हूँ, that is equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज समथिंग वी एक्चुअली नो बिफोर है। सर तो डी। अब हमें क्या बोला जा रहा है, which of the results would be described as precise but not accurate? So which one? डी। Precise, B, नो सर डी। D। Precise का मतलब क्या होता है? What do you mean by precise? सर पास है उसके साथ, Precise का मतलब क्या होता है? आपस में क्लोज होना, क्लोज है togetherness, पर है ना, मतलब टुगेदरनेस बोल सकते हैं, है ना। तो टुगेदरनेस तो ए में भी है, यस सर। है ना, सर बी में तो नहीं है, ट्रू वैल्यू भी है। है ना। हाँ, तो मतलब बी में तो नहीं है, और सी में बात करें तो थोड़ी थोड़ी है, मतलब मजेदार नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, वो 8.99 है, वो 9.45 है, तो काफी दूर है। लेकिन डी में मजेदार है, मतलब 8.41 से 8.50 के बीच में सारा डेटा है, तो इन दोनों में है। लेकिन वो कह रहा है एक्यूरेट नहीं होना चाहिए। अब ये जो वैल्यूज है 9.81, 9.79, 9.84, 9.83, अगर आप इसका मीन लोगे तो आपको क्या लगता है मीन किसके आसपास आएगा? मेरे को लगता है 9.82 के आसपास आ जाएगा, और वो जो मीन आ रहा है, वो जो मीन आ रहा है वो इसके क्लोज आ रहा है। इसका मतलब ये सेट ऑफ रीडिंग्स एक्यूरेट होगी, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक्यूरेट नहीं चाहिए, तो फिर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वहां से क्लियर हो जाता है कि हमारा आंसर फिर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग्स तो आपस में क्लोज है, तो प्रिसाइज तो है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर हम इनका मीन निकालते
तो आपका अराउंड 8.45 के आसपास आता, जो कि इसके क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब है इनएक्यूरेट रीडिंग्स, पर प्रिसीजन है इसके। राइट है जी, क्लियर है, अंडरस्टूड है मेरे हिसाब से। डेटा एनालिसिस बड़ी सिंपल सी है, देख के समझ में आ जाता है कौन सा प्रिसाइज, कौन सा एक्यूरेट, कौन सा हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो ये आपकी ए सेट ऑफ रीडिंग जो है वो हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज लगती है। नेक्स्ट वन, राइट। सो यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला आपको गिवन है तो घबराने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला गिवन, आपको डिराइव नहीं करना। करना भी होता तो डायमेंशनल एनालिसिस हमारे साथ में है, पर अभी तो नहीं करना। तो फॉर्मूला आपको गिवन है, यंग्स मॉडुलस को ई से डिनोट करा हुआ है, और बाकी कुछ टर्म्स गिवन है। एफ मतलब फोर्स हो गई, एल मतलब लेंथ हो गई, और डी मतलब डायमीटर हो गया, और एक्स मतलब एक्सटेंशन हो गई, और इन सबके थ्रू आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला मिल जाता है, ये बोला गया। ठीक, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच मेजरमेंट हैज द लार्जेस्ट इफेक्ट ऑन द अनसर्टेनिटी, मतलब एरर हो गया बेसिकली। सो ये भी एक डेफिनेशन होती है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा से, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल बी डिफाइंड एज एन एरर। सही है। तो अब वो कह रहा है किस में सबसे ज्यादा एरर आ रहा है। तो पहला तो क्या होगा कि हमारे दिमाग में आएगा कि सर ने बोला था जिसकी पावर ज्यादा उसका एरर ज्यादा, तो कोई गलत थोड़ी है इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी एरर इक्वेशन लिख देता हूँ, तो एरर इक्वेशन लिखनी चाहिए थी डेल्टा ई अपॉन ई एज डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, दोनों में पावर 1 है, पाई तो बेचारा कांस्टेंट है, उसमें तो एरर आएगा नहीं, और डी की पावर 2 है, सो प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी एंड प्लस ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मतलब बिना कैलकुलेशन के सोचेगा तो यही सोचेगा कि यार देखो इसमें एरर 2 गुना आ रहा है, तो इसी में ज्यादा होगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई डेल्टा एफ अपॉन एफ का एरर इतना ज्यादा हो कि वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी से ज्यादा हो। इसका मतलब ये सिर्फ फैक्ट चेक पे नहीं सॉल्व हो पाएगा ना। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको इसलिए गिवन है कि आपको हर एक क्वांटिटी के अंदर एरर निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो आपको वो करना पड़ेगा भाई, हर एक क्वांटिटी के अंदर एरर निकाल के चेक ऑन करना पड़ेगा कि कितना किसके अंदर आ रहा है। तो वो आप चेक करके बताओ कि किस में कितना आ रहा है। मतलब अगर हम लेंथ वाले में चेक ऑन करें, so it should be 0.002 अपॉन 2.043 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसका परसेंटेज एरर हो जाएगा। कितना है बताना मुझे कैलकुलेट करके। अब वैल्यूज मतलब इनके न्यूमेरिकल में थोड़ी आड़ी तिरछी होती है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि परफेक्ट कटिंग ऊपर नीचे हो जाए, है ना। मतलब वो तो प्लॉटेड वैल्यूज हो जाएंगे ना, फिर मतलब कि आपने जबरदस्ती अपने मन से लिख दी, तो ऐसी वैल्यूज हो जाएंगी अगर प्रॉपर्ली कट होंगी। जैसे जी की वैल्यू है, अब आप बोलोगे मैं तो 9.8 यूज करूंगा, कोई बोलेगा मैं तो 10 यूज करूंगा, वो तो एरर हो गया ना, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो 9.81 है। तो इसका मतलब एरर्स के चैप्टर के अंदर आप ऐसे एरर्स नहीं कर सकते कि बिना देखे राउंड ऑफ करके आपने कैलकुलेशन कर दी। तो आपको थोड़ा सा प्रिसीजन के साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा। अभी तो आप कैलकुलेटर की मदद भी लेके आंसर बता सकते हो। कैन यू टेल मी द आंसर प्लीज। 0.002 into 100 upon 2.043 कितना परसेंटेज है? 9 कितना? आवाज 0. गाना गा रहा है भाई। 0.9 बोल रहा है। 0.097 0.097 या 0.9? 0.097 0.097 परसेंटेज में ना। yes 0.2 upon 2.1, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में बताना डेल्टा डी अपॉन डी 0.02 अपॉन 0.54 इंटू 100, ये ज्यादा आ रही है ना। 2/54 मतलब 1/27 हो गया, 100/27 हो गया कितना हो गया? 100/27 ना कितना हो गया? 3.7 3.47 सर 3.5% हो गया। हाँ जी बेटा बोलो। डायमीटर ऑफ वायर के लिए फॉर्मूला स्क्वायर पावर में दिया है। अब वो तो तो डाल देंगे ना बाद में, अभी तो मैं इंडिपेंडेंट एरर निकाल रहा था, डेल्टा डी अपॉन डी, वो तो हम चेक कर ही लेंगे, ये ऑलरेडी ज्यादा फील हो ही रहा है ना। अब एफ में चेक कर लेते हैं, दैट इज 0.01 अपॉन 19.62 into 100, तो ये तो कम ही आ रहा है।
ये तो मतलब 1/19.62 आ रहा है, तो मतलब 1/20 मतलब कितना हो गया 0.05 0.05 है ना, 0.05 के आसपास हो गया, तो काफी कम हो गया ये तो। और अगर हम लास्ट वाला चेक करें सो दैट्स 0.2/5.2 into 100, तो अब ये कितना हो गया, दैट इज आई थिंक 20 3.7 के 3.7 3.7 है ना, 3.7, so this value is working as 3.7। तो मतलब ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो गए पहले दोनों वाले, तो अब फाइट रह जाती है इन दोनों में, लेकिन फिर डायमीटर में डबल का फैक्टर आ गया, सो वो श्योर शॉट विनर है, क्योंकि डायमीटर वाला जो फैक्टर है वो ट्वाइस है, सो 2 into 3.57% इसके अंदर आ जाएगा, सो दैट इज गिविंग अस द हाईएस्ट वैल्यू। तो ये आपका हो गया 2 सर 2 वो भी 3.7 3.7 आ रहा है। पर उसमें तो एक ही पावर है ना, एक्स की पावर सिंगल है ना, डी की पावर डबल है। सर जो डायमीटर है उसकी वैल्यू भी 3.7% ही आ रही थी, अच्छा डायमीटर, 3.57। अच्छा 3.7% ही आ रही है, ओके ये कह रहा है, सो 3.7% ले लेते हैं, सो 3.7 into 2 हो गया, तो आपका 2 7 14 कितना हो गया, 7.4% हो गया, तो 7.4% आ गया एंड दैट इज द विनर। इसका मतलब अगर हम बिना सॉल्व करे भी आंसर लिख देते तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सही हो जाता, लेकिन पॉसिबल था कि भाई किसी और क्वांटिटी में भी एरर ज्यादा आ सकता था, तो इसका मतलब हमें न्यूमेरिकली चेक करना ही पड़ेगा अपने 4 नंबरों से अगर हमें प्यार है, क्योंकि एज यू कैन सी कि हो सकता था कि किसी और क्वांटिटी में भी ज्यादा आ जाए, मान सकते थे कि ये पावर डी पे नहीं होके मान लो एल पे होती, तो अगर हम उसको डबल कर भी लेते तो भी तो वो 3.7 से कम रहे थे। एंड सो आई हैव गिवन द हेडिंग फैक्ट चेक और न्यूमेरिकल, तो सिर्फ फैक्ट चेक से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आपको न्यूमेरिकली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व इन करके एक बार देखना पड़ेगा। सो देख लिया, एंड डी इज अवर आंसर, कि डी के अंदर आपका सबसे ज्यादा है, सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये क्लैरिफाइड है, न्यूमेरिकल है, सर्टेन न्यूमेरिकल है यहाँ पे, और आसान क्वेश्चन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, न्यूमेरिकल तो काफी आसान होते हैं। फॉर्मूला गिवन है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और के आपकी एरर इक्वेशन गिवन है, और एक्स की एरर इक्वेशन गिवन है, और आपको बोला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज एरर पूछा हुआ है, मतलब इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू निकालनी है। तो इजीली कैलकुलेटेबल होगा कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू हाफ में, तो एरर आएगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, k की पावर 1 है, सो 1 into डेल्टा k अपॉन k एंड प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा x अपॉन x एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, और इससे आपका परसेंटेज एरर कैलकुलेट होगा। अब सबके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट ऑन करना पड़ेगा, तो डेल्टा k मतलब यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन k मतलब 100, सर तो 2 अपॉन 100 कितना, ए ऑप्शन सर। ओके, एंड प्लस 2 into डेल्टा x, 2 by डेल्टा x 100 होना। 0.002 एंड डिवाइडेड बाय x हो गया 0.05 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको मैंने अलग से 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको अलग से, तो पहली वैल्यू तो क्लियर होगी, 2% आ रही है, और सेकेंड वैल्यू चेक ऑन कर लो कितनी है, 0.4 अपॉन 0.05, 40/5, 8% आ रही है, सो 8 and 2%, 10% आंसर क्रिएट हो रहा है, so that should be part of course over there, right? So as a promise के मतलब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में काफी आसान हो जाएंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होने वाले। किसी किसी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आपको चैलेंज आउट कर सकती है, पर काफी क्वेश्चंस में इजी रहेगी। और चैलेंज आउट कैलकुलेशन भी क्या होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही चैलेंज आउट होना, एडिशन में तो चैलेंज आउट होना नहीं है। सो इजी क्वेश्चंस, और इस तरीके के क्वेश्चन की भरमार है, मतलब अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 50-100 मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक फिजिकल फॉर्मूला गिवन है पावर वाला, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एरर कैलकुलेट करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट मोर प्रॉब्लम्स। So this question is, which of the following reading is most accurate? So please try to answer. अब देखो एक्यूरेसी प्रिसीजन के बीच का जो थिन लाइनिंग्स है वो हमें शायद पता है, तो अब आप इसको देख के बता सकते हो कि विच इज मोस्ट एक्यूरेट, लैंग्वेज को वॉच करना, विच इज मोस्ट एक्यूरेट। यस बेटा बोलो। B part. बी The पार्ट, B. श्योर अबाउट इट, श्योर The अबाउट B इट, part. B pot. श्योर अबाउट इट, श्योर अबाउट इट।
Anyone else? B part. Which part? B बोला, B for Bombay. अच्छा, किस तरीके से बोला तनीषा? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि किस तरीके से आपने बी पार्ट को मतलब जज आउट किया? सर बिकॉज उसकी डेसिमल प्लेसेस राइट, तो तो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है मीटर्स में, सबसे छोटी वैल्यूज सब मीटर्स में आ रही है। मीटर में सबसे छोटी वैल्यूज आ रही है इसलिए। अच्छा, ओके, सो उससे जज हो जाता है कि वो एक्यूरेट है। सो थोड़ा सा गलत हो गया इसके अंदर कि एक्चुअली में एक्यूरेसी इस तरीके से जज आउट नहीं होने वाली। अब एक्यूरेसी का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि डिविएशन कम हो जानी चाहिए। क्या कम होना चाहिए? आपकी डिविएशन कम हो जानी चाहिए। इसका मतलब बेसिकली क्या आइडिया है कि जो परसेंटेज एरर आना चाहिए वो आपका क्या आना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जिसमें भी परसेंटेज एरर आपका कम आएगा वो क्या होगी? ज्यादा एक्यूरेट। और जहां तक अब बात करें ना कि जो डेसिमल पॉइंट्स है, ठीक है, गुड थॉट ओवर देयर, बट दैट इज एक्चुअली प्रिसिजन, और वो इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है कि वो इतनी बारीक रीडिंग ले पाए, है ना? तो इतनी बारीक रीडिंग लेना 0.004 मिलीमीटर, ये तो इंस्ट्रूमेंट की खासियत है। इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है और वो ज्यादा प्रिसाइज है। तो जितने डेसिमल्स आपको ज्यादा दिखेंगे, इसका मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिसिजन इंक्रीज हो, जितनी बारीक रीडिंग आप ले पाएंगे। समझ आ रही है ना? मतलब मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में ऐसी रीडिंग ले पाएंगे तो उससे इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिजन आएगी। तब आपको क्या चेक करना है एक्यूरेसी के लिए? परसेंटेज एरर। तो सबका परसेंटेज एरर चेक करते हैं। सो लेट्स चेक द परसेंटेज एरर। तो अब आप सवाल आएगा कि सर अब परसेंटेज एरर कैसे निकालें? एरर्स तो गिवन नहीं है। तो मैं बोलूंगा एरर्स एक तरीके से गिवन। इसमें जो एरर है इसके अंदर कोई डेसिमल वर्जन है ही नहीं, तो इसका एरर जो है वो हम 1 लेंगे। कितना लेंगे? 1। सो दैट इज 1/4 into 100 एंड दैट इज 25%। ये तो सबसे बर्बाद रीडिंग है। अगर हम नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं तो इसमें 3 डेसिमल पॉइंट्स हैं। सो दैट इज 0.001। कितने डेसिमल पॉइंट्स है? 3 डेसिमल पॉइंट्स है। तो 0.001 डिवाइडेड बाय 0.004। आप बोलेंगे सर न्यूमरेटर में आप लिख के आ रहे हो, तो उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? दैट्स अ मिनिमम रीडिंग accurately recorded by a physical instrument, जिससे उसका प्रिसिजन सामने आता है। राइट, सो दैट्स द लीस्ट काउंट, मिनिमम रीडिंग। इसका मतलब इसमें मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकते हैं भैया? 0.007 भी ले सकते हो और 0.008 भी ले सकते हो, पर मिनिमम कितनी ले सकते हो? 0.001 ले सकते हो। ऊपर वाले में मिनिमम कितनी ले सकते हो? 1 ले सकते हो। उससे नीचे नहीं ले सकते, हाफ नहीं ले सकते, क्योंकि हाफ 0.5 हो जाएगा और वहां पे 0.5 लेने का स्केल ही नहीं है आपके पास। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वाले में 2 डेसिमल्स है, इसका मतलब दैट्स 0.01 उसकी लीस्ट काउंट हो गई एंड डिवाइडेड बाय 40 एंड इनटू 100। अभी आप कैलकुलेट करना शुरू कर दो। नेक्स्ट वाले में एक ही डेसिमल है तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है। सो दैट्स 0.1/4 into 100। सो टेल मी द वैल्यूज ऑफ सेकंड वाले में कितनी परसेंटेज आ रही है? वो तो मेरे ख्याल से सेम ही आ रही है, 25% ही आ रही है। 25। सेम ही आ रही है, तो ये तो इक्वली इनएक्यूरेट है। नेक्स्ट वाले में कितनी आ रही है? ये 1/40 हो गया। 1/40 1/40 मतलब 1/40 मतलब 0.25 या 0.025? 0.025। 0.025%, and that's looking something. That's looking something. Next वाले में कितनी है? 10/4। 10/4 होगी 2.5। 0.25। 2.5 2.5 that is 10/4 2.5 है ना? Yes, sir. Right. So what is the minimum percentage error? Oh, that's 0.025%. Hence my reading is most accurate. तो आपको क्लियर हो गया, सारी दुविधा क्लियर हो गई प्रिसिजन और एक्यूरेसी के बीच में। तो एक्यूरेसी आएगी जितना लीस्ट काउंट कम होगा उससे आपके क्या आएगी? प्रिसिजन आएगा। और एक्यूरेसी किससे आएगी? जितना परसेंटेज एरर कम होगा। क्लैरिफाइड। जितना परसेंटेज एरर कम, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना प्रिसिजन ज्यादा आएगा। तो लीस्ट काउंट सबसे कम इसमें किसका था? दैट वाज ऑफ दिस। और इस वजह से दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ द लॉट।
राइट। लीस्ट काउंट करने का मतलब क्या कह रहे हो? सबसे कम रीडिंग जो ले सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, हाँ जी ठीक है। ठीक है ना, मिनिमम रीडिंग विच कैन बी टेकन बाय अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका स्केल मिलीमीटर्स में ग्रेजुएटेड है, इसका मतलब उसके अंदर से सबसे मिनिमम रीडिंग आप कौन सी ले सकते हो, मिलीमीटर। क्लियर है ना? तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट बन जाएगा। दैट्स अ मिनिमम पॉसिबल रीडिंग टेकन एक्यूरेटली, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। उसका टाइम गिवन है, मतलब टी की जो ट्रू वैल्यू है वो आपको 2 सेकंड्स गिवन है, is measured repeatedly for 3 times by the 2 stopwatches A and B. If the readings are as follows, then अब readings आपको given है, मतलब A set of readings आपको given है 2.01, 2.10, 1.98 और B set of readings आपको given है 2.56, 2.55, 2.57। देख के आपको बताना है कौन accurate है कौन precise है। So can you please tell which is accurate set of readings, which is precise set of readings? सर ए ऑप्शन। A part। प्रेसिजन किससे आना है? सर ए पार्ट। ए पार्ट प्रेसिजन किससे आना है? आपस की क्लोजनेस से। तो रीडिंग्स आपस में क्लोज है, सो ये टुगेदरनेस है, इनकी आपस में क्लोज है। लेकिन ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू 2 है, उनसे बॉडी दूर है। क्योंकि अगर हम इनकी एवरेज देखेंगे तो एवरेज आपकी अराउंड 2.56 आ रही है, जिसका यहाँ से ह्यूज डेविएशन है, जिसका मतलब ये आपकी इनएक्यूरेट रीडिंग्स हैं पर प्रिसाइज है। और अगर हम पहले वाले सेट ऑफ रीडिंग्स देखते हैं, सो वो सिंपलिस्टिकली क्लियर है कि इनका अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन जो है वो 2 के आसपास रहेगा। तो इसका मतलब ये इसके क्लोज है, इज क्लोज टू दिस वैल्यू एंड देयरफॉर इट इज सपोज्ड टू बी एक्यूरेट इन नेचर, राइट। सो A is more accurate and B is supposed to be more precise, absolutely correct है। equally precise नहीं है, B is more accurate गलत है, A and B are equally accurate गलत है। मतलब कोई और ऑप्शन की लैंग्वेज भी चेक कर ली मैंने एक बार, कोई ऐसा ना हो कि कोई मे बी की लैंग्वेज होती है वहां पर, तो ऐसा नहीं है। तो ए की ऑप्शन बन रही है ए पार्ट। टुगेदरनेस, प्रिसीजन। प्रिसीजन के मतलब 2 मायने हो गए, समझे? 2 क्वेश्चन कराया मैंने अभी, प्रिसीजन के 2 मायने हो गए। एक तो हो गया डेटा अपने आप में अगर क्लोज है उसका मीनिंग प्रिसीजन है, और दूसरा मीनिंग हो गया जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा, जितनी बारीक रीडिंग वो ले पाएगा, उतना वो ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा। इसका मतलब प्रिसीजन एक तो इंस्ट्रूमेंट से आ जाता है, उसके लीस्ट काउंट से आ जाता है, और दूसरा डेटा में आपस की टुगेदरनेस से आ जाता है। और जहां तक एक्यूरेसी की बात है, तो एक्यूरेसी आती है कि जो आपकी जो ट्रू वैल्यू है उससे कितनी आपकी एवरेज वैल्यू क्लोज आ रही है, उससे आपकी एक्यूरेसी आएगी। और सेकंड कि परसेंटेज एरर कितना कम होगा, उससे आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी। तो ये मोटी मोटी 4 बातें जिनको 2-2 बातों में ग्रुप कर लिया, एक्यूरेसी की 2 बातें, प्रिसीजन की 2 बातें, राइट। तो जब आप रिवाइज करोगे तो अपने फ्लैश कार्ड में इन दोनों बातों को अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर लेना, ताकि आपसे कभी गलती ना हो कि भाई एक्यूरेसी की जगह प्रिसीजन मार्क कर दिया, प्रिसीजन की जगह एक्यूरेसी मार्क कर दिया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, लेकिन हमने क्लैरिटी से दोनों को डिस्कस आउट कर लिया, राइट जी। तो पिछली स्लाइड कर दो सर। इक्वली प्रिसाइज कैसे किसी को हम डिफाइन कर सकते हैं? इसकी प्रीवियस स्लाइड कर दो। कर दी मैंने, इससे भी पिछली। यस सर। जितनी क्लोज होंगी वैल्यूज आपस में, उसको देख के जितना डेटा का स्कैटरिंग क्लोज होगी, जिसका वेरिएबिलिटी फैक्टर कम होगा, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो ये आपस में बहुत ही क्लोज वैल्यूज भी हो सकती है इक्वली बहुत, प्रिसीज में। तो देख लेना ध्यान से, सुन। 2.56, 2.55, 2.57 extremely close values. 1.98 and 2.10 are in that close. तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है सर। ठीक है। तो डेटा स्कैटरिंग से पता चलता है कि आपकी जो रीडिंग्स है वो कितनी प्रिसाइज है या इन अनप्रिसाइज है। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। नेक्स्ट जी, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मतलब इजी मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का टच है वो थोड़ा डिफिकल्ट फील हो जाता है, पर अदरवाइज तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम निकालने को बोला हुआ है। एवरीवन नोज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट्स 4/3 पाई r क्यूब, राइट। 4/3 पाई r क्यूब, करेक्ट। एंड 4/3 पाई इसमें कांस्टेंट है, तो उसमें तो एरर आना नहीं है।
और पावर का फॉर्मूला यहाँ पे अपीयर हो रहा है. सो डेल्टा V अपॉन V कितना हो जाएगा, R 3 गुना है. सो दैट्स थ्राइस ऑफ डेल्टा R अपॉन R. दैट्स ऑल. और आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज एरर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसका परसेंटेज एरर. सो R का परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 2%. So that simply becomes 3 into 2%. So that works as 6% as an error. So that's absolutely an easier question. मतलब कोई डाउट ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग में. That's so simple as a result. तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा, या कोई फिजिकल फॉर्मूला आ जाएगा, इसी इजी तरीके से निकलेगा. सो लेट्स लुक एट मोर प्रॉब्लम. मतलब ऐसे क्वेश्चन के अंदर शायद आपको मेरी जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है. मतलब दिस विल बी मैनेज्ड बाय यू वेरी वेरी इजीली. तो यहाँ पर क्वेश्चन है डेंसिटी का. सो कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ट्राई आउट द आंसर. Sir, C. C. No, I'm sorry, I have to read. Yes, yes. Yes, भाई बोलो. So 5%. 5%. Yes, sir, 5%. 5%. Sir, 5%. 5%. Density is mass upon volume. Sir, And 5%. 5%. So volume को हम लिख सकते हैं L की. Correct. So that's delta rho upon rho should be equal to delta m upon m. M की पावर तो 1 ही है, पर L की पावर 3 आ रही है. So L का एरर 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा. So thrice of delta L upon M. अब डेल्टा m upon m मतलब परसेंटेज एरर इन मास हमें 2% गिवन है. So that's 2%. परसेंटेज एरर चेक कर रहे हैं. एंड प्लस 3 into परसेंटेज एरर इन लेंथ, वो हमें 1% गिवन है. So that's simple. That's 3% plus 2%. That's working as equal to 5%. So easy bit of a question as I said. Right? So गलती मतलब आपने सीधा अगर ऐसे कर लिया मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को ब्रेक नहीं करा और सीधा ऐड कर लिया 2 and 1%, तो 3% गलती से आ सकता है. चांसेस कम है गलती होने के. चलो look at the next problem now. Right. So बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख के आंसर बता दोगे. So please answer. X equal to a minus b है and the maximum percentage error in the measurement of x. Sir, a what? ध्यान से बिना गलती करे हुए. मतलब this is some just like a trick question. This is just like a yes. So it's a trick question क्योंकि आपका x equal to a minus Sir, b में एक्चुअली जो एरर होता है that is delta x equal to delta a plus delta b. क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से एरर का फॉर्म होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर. इसका मतलब एरर इन x कैसे आएगा, एरर इन a प्लस एरर इन b. अब एक्स्ट्रा उसने क्या पूछा, परसेंटेज एरर निकालो. सो दैट्स डेल्टा x अपॉन x. तो डेल्टा x किसके बराबर है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. और x किसके बराबर है, दैट इज a प्लस b, है ना. x कितना है, a माइनस b. करेक्ट. डेल्टा x की वैल्यू कितने प्लेस करी, यस, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. और x कितना, a माइनस b. और इसका परसेंटेज एरर निकालना था तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया. तो ये आपका आंसर आना चाहिए. अब इसको स्प्लिट करके लिख दिया उसने, डेल्टा a अपॉन a माइनस b एंड प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b एंड मल्टीप्लाइड बाय 100%. सो नेचुरली है ना, क्योंकि फॉर्मूले रट्टे मारने के बाद में हमें मतलब एकदम से इंस्टिंक्ट आ जाता है ए पार्ट. तो ध्यान रहे कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर कैसा होता है, रिलेटिव एरर. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर कैसा होता है, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. तो हमने उस रिजल्ट को यूज करा और फिर उसके थ्रू परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करा. तो आपका करेक्ट आंसर एज यू कैन सी नाउ विद क्लैरिटी इज सी पार्ट. सर परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पर, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं था. क्या हो गया बेटा, परसेंटेज एरर कैसे निकालता है, हाउ डू वी कैलकुलेट अ परसेंटेज एरर. सर सिंपल इक्वेशन तो वही है, मल्टीप्लाई 100 करके. नहीं बेटा, मिनिमम कैसे अपॉन निकालते हैं. मैक्सिमम मल्टीप्लाई 100. मिनिमम अपॉन मैक्सिमम किसने बोला है, ये कहाँ की लैंग्वेज है, हमने तो बोला नहीं मिनिमम अपॉन मैक्सिमम. वी एक्चुअली सेड कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन द ट्रू वैल्यू. x उसका ट्रू वैल्यू है एंड डेल्टा x उसका एरर है, दैट मल्टीप्लाइड बाय 100. पर एरर आया कहाँ से है, वो हमने क्लैरिफाई करा है कि एरर कहाँ से आ रहा है, बाय द एडिशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर्स.
करेक्ट है? ठीक है। अगर x इक्वल टू ए बी होता तो फिर आपका आंसर ए पार्ट, x इक्वल टू ए बाय बी होता तो आपका आंसर ए पार्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Right, another easy problem across our way, and the question states what is a fractional error in G? मतलब relative error, fractional error एक ही बात है, and calculated from the formula that T is supposed to be equal to 2 pi under root of L upon G। यहाँ से आपको find out करना है, given कि fraction error in T and L are plus minus x and plus minus 1, so please try to find it out। G में find करना है, तो मैं formula square कर लूँ, T square as 4 pi square L upon G, तो G को लिख सकता हूँ 4 pi square into L upon T square। अब इसमें 4 pi square तो मेरा कांस्टेंट, तो एरर मुझे G में लिखना है, ठीक। सो डेल्टा G upon G will be equal to L की पावर 1 है, सो 1 into डेल्टा L upon L, और T की पावर कितनी है 2 है, सो ट्वाइस ऑफ डेल्टा T upon T। अब देखो एडिशन ही आना है, क्योंकि वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं वेरी डिटेल में कि माइनस तो अपीयर ही नहीं होना है ना, हमें तो सिर्फ क्या यूज करना होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सो डेल्टा एल अपॉन एल, उसके अंदर जो फ्रैक्शन एरर है वो y गिवन है, तो ये हमारा y हो गया, और t में जो फ्रैक्शन एरर है वो हमें कितना गिवन है, x गिवन है, सो हेंस दैट बिकम्स 2 into x, करेक्ट। सो दैट बिकम्स 2x plus y as my result, which is working as C। So question will try to change its form, मतलब देखो कुछ नया तो हो नहीं रहा, सो क्वेश्चन बच्चे अपनी लैंग्वेज को बदल के आपको टेस्ट ऑन करेगा कि भाई देखो कोई नई लैंग्वेज घुमा दी, क्या भाई परेशान हो जाएंगे? तो नहीं होंगे हम, क्योंकि हमारे आइडियाज तो इजी हैं, आइडियाज सेम है, एडिशन ही यूज होना है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए थे बी और डी ऑप्शन। और फिर पावर को चेक कर लेते तो क्लियर हो गया था कि पावर तो मैच हो नहीं रही, क्योंकि टी की पावर 2 है और एल की पावर 1 है, तो नेचुरली वहां से हमारा आंसर डिकोड हो जाता है बहुत ही आसानी से। Let's plan one more question for today. So the next question पे मास और dimensions का तड़का आ गया साथ में, so there is a dimension and error based question over there। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेते हैं, इससे a dimensional formula of a physical quantity आपको गिवन है, dimensional formula गिवन है, good। The error in the measuring the quantities MLT are given 2%, 3%, 4%, तो मैक्सिमम पॉसिबल देखो लिखा हुआ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, तो भाई देखो माइनस का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सो कैन यू प्रेडिक्ट द आंसर फॉर मी? Predict the answer. D. So D part 19. 19. Krisha, you also said 19? Yes. Okay. Yes sir, D part। Right, m की पावर -1 है, पर उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं, हमने तो 1, yes, हमने तो 1 ही लेना, सो 1 into डेल्टा m अपॉन m हो गया, और L 3, सो प्लस 3 into डेल्टा L अपॉन L हो गया, और t की -2 है, सो प्लस 2 into डेल्टा t अपॉन t। अब इसको लोगों को, बच्चों को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई सर माइनस है, आपने फिर भी प्लस ले लिया, तो उसको हमने डिटेल में समझा हुआ है भाई, एरर्स एडिटिव इन नेचर, कैलकुलेटेड क्वांटिटीज हैव मच मोर एरर देन मेजर्ड क्वांटिटीज, है ना, तो और हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल रहे हैं, तो ये सारी बातों से हमें कन्विंसमेंट है कि हमें प्लस ही यूज करना है, एंड दैट डज द ट्रिक फॉर अस कि भाई इसका परसेंटेज एरर मास का हमें 2% गिवन है, सो 1 into 2% हो गया, फिर लेंथ का परसेंटेज एरर हमें 3% गिवन है, सो 3 into 3% हो गया, प्लस 2 into परसेंटेज एरर इन टी वो हमें 4% गिवन है, सो 8 और 9 17 और 2 19, सो वी गेट 19% as the whole result, and that's working as a D part over there. So happily we are able to calculate this particular result happily. So आज का सेशन क्लोज करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू ऑन करेंगे, होपफुली हम कल इस आर्टिकल को वाइंड अप कर लेंगे, हमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट के आर्टिकल को भी कल हम इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स, उन एरियाज को टच ऑन कर लेंगे जहां से हम गलती कर सकते हैं, कुछ स्पेशल एडिशन क्वेश्चंस भी देखेंगे, जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल का एक स्पेशल एडिशन क्वेश्चन है, और फिर फोकल लेंथ इफेक्टिव निकालने का एक क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी बेसिक क्वेश्चन है, तो कुछ स्पेशल एडिशन क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द लीस्ट काउंट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द वर्नियर कैलिपर एंड द स्क्रू गॉज, सो वो कल के आर्टिकल का कंटेंट होगा। सो लेट्स मीट टुमारो वंस अगेन, आज के लिए क्लोज। I will be sending you some Thank you sir। I will be sending you some homework, so kindly do the homework.